अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें तुर्की का कंप्लीट टूर प्लान था और उसके अंदर कितने एक्सपेंसेस हुए, किस तरह मैंने ट्रैवल किया और किस तरह कौन सी एयरलाइंस वगैरह, उसकी पूरी डिटेल मैंने उस वीडियो में शामिल की थी। और उसके फिर कमेंट सेक्शन में लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि यार आप जिस तरह आपने वीज़ा अप्लाई किया उसकी किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन थी, उसको किस तरह आपने उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस पर एक वीडियो बनाया। और कुछ दोस्तों ने भी मेरी ये रिक्वेस्ट की, तो उस सिलसिले में आज मैंने डिसाइड किया कि चलें इस पर एक वीडियो बनाते हैं ताकि लोगों का इसमें फ़ायदा हो। और ये जो वीडियो होगी इसमें ये मेरा तक कंप्लीटली मेरा इसमें एक्सपीरियंस है इससे। कहीं ये इंटरनेट से इंफॉर्मेशन उठा के नहीं, यानी कि स्टडी तो मैंने की थी, मगर जिन चीज़ों से जिन रास्तों से मैं गुजरा हूँ आज, जहाँ मुझे हर्डल आई, जहाँ पे प्रॉब्लम्स आए जो कहीं भी मेंशन नहीं है, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इस प्रोसीजर को, जिस तरह मैंने खुद ने भी इसी तरह इसको अलाइन किया था कि इसको स्टेप्स में डिवाइड किया था, इसलिए कि डॉक्यूमेंट काफ़ी सारे चाहिए होते हैं। जब हम पाकिस्तान से तुर्की विजिट करते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट्स अच्छी खासी होती हैं। अब अगर हम सारे डॉक्यूमेंट को इकट्ठे करेंगे तो वो फिर सॉर्ट करने में बड़ा मसला होता है। तो मैंने इसको सबसे पहले इनको 4 सेक्शन में मैंने इसको तरतीब दी है। यानी कि स्टेप 1 था कि जहाँ आप जॉब करते हैं, जहाँ ऑफिस है आपका, वहाँ उसके डॉक्यूमेंट्स जो होंगे उसको आप कलेक्ट करेंगे ऑफिस वालों से, एक एनवलप में डाल दें। जो पर्सनल आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जिस तरह आपके जो कवर लेटर होगा, आपके एनआईसी वगैरह, जो भी पीआरसी वगैरह है, उसका एक अलहदा फोल्डर बनाएं, उसके अंदर चीज़ें डालें। तीसरा स्टेप है जिसमें हम जो एनाटोलियन ऑफिस में हम जाएंगे तो उनके अपने एक फॉर्म्स वगैरह होते हैं, वो इंटरनेट से डाउनलोड हो जाते हैं। वो मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप खुद ही डाउनलोड कर लें, मसला नहीं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा उनका। तो वो जब फॉर्म फिल करेंगे उसका एक अलहदा एनवलप बना दें, ताकि जब आप एनाटोलिया की ऑफिस में जाएंगे ना, तो वो जो जो डॉक्यूमेंट मांगे ना, आपको फिर ढूंढने ना पड़े। आप उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपको पता है कि इन फोल्डर्स में मेरी ये चीज़ें, तो इन सारी रिक्वायरमेंट्स को मैंने 4 फोल्डर्स में डिवाइड किया है। 4 नहीं, इनफैक्ट आप डॉक्यूमेंट्स आप 3 में ले जाओगे, इसलिए कि चौथा स्टेप मैंने रखा है कि पासपोर्ट कलेक्शन का। जब जाहिर सी बात है, जब पासपोर्ट आप सबमिट करेंगे, उसको कलेक्ट करना है, तो उसमें क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी, तो चौथा स्टेप वो वाला है। तो चलें बगैर कोई टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 की बात करेंगे तो स्टेप 1 में मैंने रखा है कि जहाँ आप जॉब कर रहे हैं वहाँ आपको अपने ऑफिस से क्या चीज़ रिक्वायर्ड होगी इस वीज़ा प्रोसेस के लिए। तो सबसे पहली चीज़ होगी, आप अपने एचआर को ईमेल करेंगे, या जिस तरह वर्बली भी बता सकते हैं कि यार मुझे तुर्की विजिट करना है। उसके लिए आप अपने लेटर हेड पे तुर्किश एम्बेसी को टाइटल में रखें और उसमें डिस्क्रिप्शन में ये डाल दें कि ये फला बंदा है, ये हमारे ऑफिस में जॉब करता है, इतना इतना इसको टाइम हुआ, और वगैरह जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो एचआर को सब चीज़ें पता होती हैं, लोग ट्रेवल करते रहते हैं। तो आपसे सबसे पहले एचआर से वो लेटर टाइप करवाना है जो उनके अपने कंपनी के लेटर हेड पे होगा। इसके बाद आपने 3 महीनों की सैलरी स्लिप चाहिए होगी, जिसपे यूजुअली स्टैम्प ही लगता है एचआर की तरफ से कि जो वेरीफाइड सैलरी स्लिप होगी। उसके बाद टैक्स सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगी, जिसमें 1 साल का आपका जो पूरा टैक्स लिखा हुआ होता है कि आपकी इतनी इतनी सैलरी थी तो इतना इतना आपने टैक्स पे किया। ये तो आपका हो गया पहला स्टेप। ये सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने आपने एक एनवलप में डाल देना है। दूसरे स्टेप पे आते हैं जिसमें आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी, यानी कि आपको अपना एनआईसी, इसके अलावा पासपोर्ट हो गया और कवर लेटर हो गया आपका। कवर लेटर का मैं फॉर्मेट जो है वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसपे जो डाउनलोडेबल चीज़ होंगी वो आप खुद ही फिर डाउनलोड कर लें। इसमें कुछ आगे और भी चीज़ें होंगी, वो भी मैं उस ड्राइव के अंदर में शेयर कर दूंगा ताकि लोगों के लिए आसानी हो जाए। तो कवर लेटर में आपने अपना पूरा टूर प्लान बताना है। वो कवर लेटर भी आप वो एम्बेसी के नाम से लिखेंगे कि फिर अपना नाम स्टार्ट करेंगे। इसके बाद मेरा क्या मकसद है, विजिट पे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, आपका मकसद क्या है, उस पर आप जितना अच्छा टूर प्लान अपना लिखेंगे। और 8 से 10 दिन से ज़्यादा आप टूर प्लान नहीं लिखिएगा उसके अंदर। उसमें आप ये शामिल कर देना कि यार मुझे इस्तांबुल जाना है, इसके बाद एक आध शहर और लिख देना, या अगर आपने इस्तांबुल का ही लिख दिया तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। 8-10 दिन का टूर करना, इससे बड़े टूर उसमें मेंशन नहीं करना, वरना फिर रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं।
अच्छा सा एक मैं एक फॉर्मेट भी डाल दूंगा इसका। तो जिस तरह मैंने अप्लाई किया था, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, तो उसमें आप बस मॉडिफाई करके अपनी चीज़ें पुट करके एक ये आपने प्रिंट कर लिया। इसके अलावा आपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स निकालनी है, और अच्छी क्वालिटी की और बिल्कुल न्यू फोटोग्राफ्स हो, यानी कि वाइट बैकग्राउंड होता है उसमें, पासपोर्ट साइज होगी, और जो आप कोशिश करें कि जब आप वीज़ा अप्लाई करने जाएं उससे कुछ दिनों पुरानी हो। बहुत ज़्यादा पुरानी पिक्चर्स यूज़ नहीं किएगा, इसलिए कि उस जगह पे जहाँ हम एनाटोलिया में जब डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं वहाँ भी फोटोग्राफ्स ली जाती है ना, जो पासपोर्ट पे जो स्टिकर बनेगा उस पर जो वो पेस्ट करते हैं, तो डिफरेंस होगा, फिर उसमें भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा बिल्कुल अपग्रेडेड हो, नई पिक्चर्स हो आपकी। इसके अलावा FRC दो किस्म की होती हैं। एक आपकी फादर मदर वाली होती है, जिसमें भाई वगैरह की एक FRC होगी, और अगर आप मैरिड हैं तो आपको एक और FRC बनवानी पड़ेगी, जिसमें आपके बच्चे और वाइफ वगैरह जो होते हैं, ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट 6 महीने की, उसके अंदर स्टैम्प्ड बैंक स्टेटमेंट होगी, जिसमें वो स्टैम्प लगाते हैं जो वेरीफाइड होती है, और उसमें कोशिश ये कीजिएगा कि $4,000 के इक्विवेलेंट आपकी करेंसी हो, कोई भी हो, वो कोई इशू नहीं है। 4,000 के इक्विवेलेंट हो और 6 महीने में कांस्टेंट बैलेंस हो हमारा। ऐसा नहीं है कि 3 महीने पहले आपका अलग बैलेंस था, 6 से नहीं 1,000 है, ऊपर नीचे है, तो वो स्टेबिलिटी होनी चाहिए आपके बैलेंस में। 6 महीने से आज तक की जो तारीख होगी उसमें आपका बैलेंस सेम आना चाहिए, यानी कि $4,000 से ऊपर ही हो, और अगर आप फैमिली के साथ हो तो 5,000-5,500 होने चाहिए। फिर ये मतलब खुले डुले अमाउंट है, इससे रिक्वायरमेंट कम है, मेरे ख्याल में 10 लाख रुपए की है, मगर थोड़े से ऊपर हो तो ये बेहतर रहता है ना उसके लिए। इसके अलावा ये जो चीज़ें अगली, एक प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट है और एक कार वगैरह अगर है, तो ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आप डाल दें तो उसमें यह है कि आपने सिर्फ अगले को कन्विंस करना है कि यार हम डंकी नहीं लगाएंगे, वहाँ पे सिर्फ घूमना है, विजिट करके आ जाएंगे, पैसे वाले लोग हैं। तो बस ये कन्विंस करने के लिए अगर एडिशनल आप डॉक्यूमेंट डाल देते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी वगैरह है या आपकी गाड़ी है, तो उसका अगर एक आध पेज भी अगर आपने कॉपी डाल दी हो, तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ जाएगा इससे भी। इसके अलावा आपने रिटर्न जो टिकट है वो आपने उसमें डालनी है, कि किसी भी छोटे मोटे जो वो एयरलाइन की टिकट्स वगैरह कर रहे होते हैं, उसको 200-400 रुपये देंगे, वो फ्री में ही, यानी कि कंफर्म टिकट आपको प्रिंट करके दे देंगे। उसमें मतलब ये है उनकी रिक्वायरमेंट है कि आप अपना टूर प्लान दिखाएंगे, तो आपने ये बताना है कि कौन सी तारीख से आप जाएंगे और कौन सी को आएंगे। तो ये लेटर के अंदर ये आपने मद्देनजर रखना है कि जितने दिन की आप ये रिटर्न टिकट बनवाओगे, ये कंफर्म टिकट होगी, मगर आपके पैसे नहीं जाते इसमें। जाहिर सी बात है, हमें वीज़ा नहीं मिला तो हम किसी एयरलाइन की टिकट खरीद सकते हैं जो 1 लाख से ऊपर की टिकटें पड़ जाती हैं, 1 सवा लाख से। तो एक ये रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा booking.com आप इंस्टॉल करें, उसके अंदर आप किसी भी जगह की इस्तांबुल में जो नॉर्मल लगे उसकी आप बुकिंग कर लें। फ्री वाली बुकिंग करें जो कंफर्म स्टेटस के साथ आती है कि आप वहाँ पे जाएं और पेमेंट कर दें, तो वो वाली बुकिंग कर लें, उसको आप प्रिंट कर लें। तो ये आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट आपके एक तरफ हो गए। इन सबको कलेक्ट करके आपने डालना है एक एनवलप में, ताकि आपको आगे जाके उसमें कोई इशू ना आए। अच्छा, तो चलिए हम थर्ड स्टेप की तरफ मूव करते हैं, जिसमें तुर्की वालों ने अपनी वेबसाइट पे, यानी कि अपनी एम्बेसी की वेबसाइट पे उन्होंने ये फॉर्म सबमिट किए हुए हैं। वो मैं डाउनलोड डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा आपको, जिसमें सबसे पहली चीज़ होती है कि चेकलिस्ट टूरिज्म फॉर्म। उस पर यही चीज़ें लिखी होंगी कि आपने जो चीज़ें सबमिट की हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो ओरिजिनल है। अगर ओरिजिनल नहीं होंगे, फेक होंगे, तो उस पर हम एक्शन ले सकते हैं इसके। और चीज़ें रिजेक्शन होंगी, इसलिए कि 51,000 इसकी फ़ीस है। तो हमारे लिए तो ये भी बहुत एक मतलब अलार्मिंग चीज़ होगी कि अगर वो रिजेक्ट करेंगे तो 50,000 रुपये हमारे ज़ाया होंगे। इसके अलावा ट्रेवल हिस्ट्री फॉर्म होगा, जिस तरह ये आप देख सकते हैं। ट्रेवल हिस्ट्री में मतलब एक सीधा सा A4 साइज़ का पेज होगा, जिसमें वो ब्लैंक्स लाइन है, आप उसके अंदर आप जितने जितने आपने कंट्री विजिट किए वो 1 बाय 1 आप लिखते हैं। अंडरटेकिंग इन्फॉर्मेशन होगी, जिसमें वो आपसे नाम, सरनेम वगैरह ये चीज़ें पूछेंगे, और इसके अलावा उसमें सारी चीज़ें लिखी होंगी, वो अपने मुल्क के रूल्स रेगुलेशन वगैरह, उसमें सारी चीज़ें मेंशन है। ये भी मैं डाउनलोडेड फोल्डर में डाल दूंगा, तो आप इजीली इसको डाउनलोड कर दें। इसके बाद जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आप एनाटोलिया के ऑफिस में जाते हो, तो
तो वहाँ पे आप टिकट वगैरह जो जनरेट करोगे, जिसमें आपका फिर नंबर आएगा, वो आपका केस देखेंगे, वो डॉक्यूमेंट देखेंगे, फिर आपको वो कुछ फॉर्म्स देंगे। जो फॉर्म्स में आपने फॉर्म होगा और कुछ लेटर वगैरह के लिए लिखने के लिए देते हैं, वो काफ़ी सारी 2-4 पेजेस होते हैं, जिसमें वो क्वेश्चन आंसर सबसे ज़्यादा होते हैं कि आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, आपके साथ कौन कौन लोग जा रहे हैं, आपका टूर प्लान क्या है। तो यानी बेसिक से सारे क्वेश्चन होते हैं, वो कोई इशू वाली बात नहीं है। 15-20 मिनट आपके वहाँ बैठ के लगेंगे। और जब ये चीज़ें सारी, उसके बाद आपने जब आप डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे उनको शो करेंगे, तो वहाँ पे जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आपकी चीज़ें देखेंगे। अगर कोई चीज़ कमी है, कोई बेशी है, तो वो आपसे वहीं पे यानी कि चीज़ें कलेक्ट करके, सारी चीज़ें करके, फिर आपको कहेंगे अगले काउंटर पे भेजेंगे कि आप अब जो है ना, आपकी चीज़ें कंप्लीट है हमारी नज़र में। आप अब जो है ना, उसकी जो फीस है, मेरे ख्याल में $180 की फीस है। 3 महीनों का जो टूरिस्ट वीज़ा होता है, जिसमें मेरे ख्याल में 1 मंथ हम मैक्सिमम वहाँ रह सकते हैं, और सिंगल एंट्री होती है ये वाली। तो 51-52,000 ये पाकिस्तानी रुपीस के बन गए तकरीबन। तो फिर वो आपको कहेंगे कि आप चलें, अब इसकी आप पेमेंट कर दें, और आप पेमेंट करेंगे। इसमें कुछ चीज़ें जो मैंने फेस की ना, जो किसी फोरम पे किसी जगह पे नहीं लिखी, वो सबसे बड़ा मसला ये आया था कि वहाँ जब मैं डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहा था, मेरे बने हुए हैं 2 पासपोर्ट्स। एक यानी पुराना जो एक्सपायर हो चुका है, और अभी नया वाला। उसमें कहीं नहीं लिखा था कि पुराने की रिक्वायरमेंट है। हम ऐसे ही चले गए, जो डॉक्यूमेंट थे, जो चीज़ें रिक्वायरमेंट थी वो लेके। अब वहाँ जाने के बाद जब चीज़ें मैंने प्रेजेंट करना शुरू की, तो उन्होंने कहा यार आपका जो पासपोर्ट मैंने देखा ना, उन लोगों ने देखा, तो बोले यार ये प्रीवियस पासपोर्ट का नंबर आ रहा है, वो कहाँ है आपका। मैंने कहा यार वो तो मैं नहीं लाया। उन्होंने कहा नहीं यार, उसकी जो है ना फ्रंट पेज की एक इमेज चाहिए होगी हमें ना, तो डॉक्यूमेंट्स में वो लगाना लाजमी होता है। तो अब क्या करें। अब फिर मैंने घर पे कांटेक्ट किया। उन दिनों व्हाट्सएप वगैरह के बड़े इशू आ रहे थे कि अब जाहिर सी बात है, मैं 20 किलोमीटर दूर जाके मैं इनकी एम्बेसी गया, अब मैं वापस घर तो नहीं जा सकता था। तो घर पे मैंने कांटेक्ट किया। अब उन्होंने पासपोर्ट तो निकाल लिया, वो इमेज शेयर नहीं हो रही। वो लड़का काफ़ी देर तक जो था वो कोऑपरेटिव था, उसने वेट किया, सारी चीज़ें की, तो अब वो इमेज आ नहीं रही, व्हाट्सएप पे नहीं आ रही, कहीं भी नहीं आ रही। फिर खैर कर करा के आधे पौने घंटे में मैंने फिर घर वालों का क्या, मुझे आप चले ईमेल कर दें, तो वो खैर ईमेल के थ्रू फिर आ गई थी। फिर उन्होंने प्रिंट करके चीज़ें लगा दी। तो आपने जो अपना पासपोर्ट है वो प्रीवियस भी उसके साथ ले जाना है डॉक्यूमेंट्स में। यानी कि जो आपका पुराना पासपोर्ट है, चाहे वो एक्सपायर हो या ना हो, या उसके पेजेस फुल हो गए हो, या जो भी उसका सिलसिला है, आपने प्रीवियस आपका पासपोर्ट भी ले जाना है। उसकी भी वो एक जो स्कैन करके एक पेज वो भी लगाएंगे। अपना जब आप अपना भी पासपोर्ट जब सबमिट करें, उसकी भी कॉपी ज़रूर रखना अपने पास, ताकि खुदा न खास्ता अगर मिसप्लेस हो जाता है तो आपके पास प्रूफ हो कि यार ये मेरा पासपोर्ट था, या जो भी ओरिजिनल आप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, तो उसकी कॉपीज लाजमी रखना अपने पास। इसके बाद में चौथा स्टेप मैंने रखा है कि पासपोर्ट कलेक्शन का, उसका एक पूरा एक फॉर्म है, वो भी मैंने सबमिट किया हुआ है। उसमें उनकी रिक्वायरमेंट्स है कि अगर आपने जो सबमिट करने वाला बंदा है, जैसे मैं खुद हूँ, अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैंने चीज़ें सबमिट की, अगर मैं पासपोर्ट रिसीव करने आऊँगा तो उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अगर मेरे ब्याह पे कोई फैमिली मेम्बर जाएगा तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो इस स्टेप में आपने जो वहाँ से पेमेंट की आपकी जो स्लिप मिली होगी, जो 50,000 की थी, उसको बहुत संभाल के रखना है। उसके अंदर ट्रैकिंग नंबर वगैरह सारी चीज़ें हैं। उसकी पिक्चर भी बेशक लेके आप रख लेना, ताकि अगर मिसप्लेस हो तो आपके पास उसकी वो स्लिप रहेगा। तो सबसे पहले आपने वो ले जानी है। जब 15-20 दिन के बाद जब आपकी ट्रैकिंग में आ जाए कि हाँ यार आपका पासपोर्ट आ गया, कॉल नहीं आती तो एसएमएस भी आ जाता है। तो ओरिजिनल एनआईसी आपने अपने पास रखना है, और पासपोर्ट की जो कॉपी होगी आपकी अपनी, वो भी एक A4 साइज पे बड़ी सी प्रिंट करवा लेना, और वो भी फिर ले जाना अगर वहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट पड़े। इन चीज़ों में जो कंक्लूजन होगा ना, कंक्लूजन में मैं काफ़ी आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कहीं मेंशन नहीं होंगी, जो मैंने खुद ने फेस की है। सबसे पहला इशू वहाँ पे ये था कि आपने जो भी अपना नंबर लिखना है, जब आप अप्लाई करेंगे वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर आता है, तो कोशिश ये करना है आपका जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है वो कन्वर्टेड नंबर ना हो। यानी कि मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर था वो जैस का था 0300 वाला, और मैंने उसको यूफोन पे कन्वर्ट किया था। तो एम्बेसी के मेरे पास किसी भी किस्म की अपडेट के एसएमएस नहीं आ रहे थे। अब मैं उनसे कॉल कर करके रब्ता कर रहा था कि यार क्या सीन हुआ।
या फिर उनकी वेबसाइट पे एक ट्रैकिंग नंबर मिलता था, उससे मैं ट्रैक कर रहा था। तो ये बेहतर होता कि अगर मुझे अपने एसएमएस पे ही अपडेट आ रही हो। और मैंने उनसे कहा भी कि यार इस तरह सीन है, तो उन्होंने कहा आपका कन्वर्टेड नंबर है तो ये इशू है। तो सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कन्वर्टेड नंबर यूज नहीं करना इस चीज में। दूसरी, आपने, आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं ये चीज बताऊंगा कि आपकी कंपनी जो अपना कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह मेंशन करेगी जहां भी आप जॉब कर रहे हैं, वो नंबर पे एम्बेसी है ना, वो कांटेक्ट करेगी उस पर डबल चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए कि ये जो आपका जो एम्प्लॉयज है कि कहीं फेक चीजें तो नहीं है। मेरे केस में भी ये था, हमारे एचआर वाले बिजी होते थे, तो वो 2-3 बार उन्होंने कॉल अटेम्प्ट नहीं की। तो फिर एम्बेसी से मुझे फोन आया कि यार ये आपने जो कॉन्टेक्ट नंबर डाला है इस पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। फिर मैंने उनको कहा कि यार आप थोड़ा ख्याल रखें, इनका कॉल आ रही है। तो उनसे फिर एचआर वालों से उनका राब्ता हो गया एम्बेसी का। फिर उन्होंने डबल चेक किया कि यार जो इस बंदे की सैलरी स्लिप है, क्या इसका पैकेज इतना है, इसने कहीं झूठ तो नहीं लिखा, ये वाकई आपका एम्प्लॉय है। और यूएन नंबर अगर हो तो ये ज़्यादा बेहतर है, उनको भी ये कंफर्म हो जाए कि हाँ यार ये कंपनी जो है रजिस्टर्ड है जहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप बिल्कुल ही फ्रेश हैं या न्यू अप्लाई कर रहे हैं, और अगर जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं वो अगर मल्टीनेशनल है या बहुत अच्छी लेवल की है, फिर तो आप तुर्की के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो अगर आपकी प्रोफाइल बड़ी अच्छी है, उनको कोई इशू नहीं होगा तो वीज़ा इशू कर देंगे। अगर आपकी कंपनी हल्की है और आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए ये लोग जो है ना आपकी जॉब का बैकग्राउंड भी देख रहे होते हैं कि आप किस जगह काम कर रहे हैं, उधर आपकी क्या डेजिग्नेशन है, क्या चीज़ है, सैलरी सैलरी वगैरह कितनी है आपकी। तो अच्छी कंपनी होगी। अगर आप थोड़ी सी वीक जगह पे काम कर रहे हैं कुछ ऐसा है, तो रिकमेंडेड ये है कि आप किसी छोटा कोई मुल्क है ना, अजरबैजान टाइप, वहाँ एक आध ट्रिप लगा के आए ताकि आपकी ट्रेवल हिस्ट्री बने। ट्रेवल हिस्ट्री बनेगी तो फिर यहाँ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए कि इन लोगों के थोड़े, जो तुर्की और जो यूरोप वाली साइड है ना, उनके पाकिस्तानियों के लिए वो थोड़े से नखरे होते हैं, तो इनको मुतमिन करना पड़ता है, क्या करें। तो इसके लिए ट्रेवल हिस्ट्री अपनी अच्छी बनाए। जब ट्रेवल हिस्ट्री अच्छी होगी तो वहाँ पे जाना और वीज़ा लगवाना ये कोई फिर मसला नहीं होता। एक बार आपका यहाँ वीज़ा लग गया तो फिर नेक्स्ट टाइम के लिए फिर इतनी वो कोई सर्वे भी नहीं करते, तो वो इजीली आपकी चीज़ें लग जाती हैं। और अगर आपका इंग्लैंड का वीज़ा लगा हुआ है, फिर तो हाथ के हाथ आप ऑनलाइन उसका वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। तो चलिए, ये थी आज की कंप्लीट वीडियो। ये काफ़ी थोड़ी सी ड्यूरेशन इसकी बड़ी हो गई है, मगर मैंने पूरी कोशिश की है कि इसमें कोई भी स्टेप, कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी ना हो जो आपसे छुपी रहे। तो अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी भी इसमें अप्रिसिएशन हो। और अगर आपको किसी किस्म का भी आगे कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, तो प्लीज़ आप लिंक डिस्क्रिप्शन में बता दें ताकि आपको हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी रिक्वायरमेंट पूरी की जाए और अपनी जो बेस्ट नॉलेज हो वो आपसे शेयर की जाए। अल्लाह हाफिज़।